मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर की मैं शुरुआत कर रहा हूँ ब्लू घोस्ट से। जी हाँ, यदि आप इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद होगा नीली आत्मा। और जब हम घोस्ट कहते हैं तो वो अच्छी आत्मा के लिए नहीं होती है, नीली प्रेतात्मा हमें कहनी पड़ेगी, ब्लू घोस्ट। क्या आपने इसके बारे में कुछ सुना? जी हाँ, ये करंट अफेयर्स का ही हिस्सा है, लेकिन अखबारों में इसे इतना ज़्यादा महत्व नहीं मिला है। और आप जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा यही तो गूगली फेंकता है कि जिसे अखबारों में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिला है उसके बारे में पूछ लिया जाए। जो बहुत सतर्क स्टूडेंट होगा वह सही उत्तर तक पहुंच जाएगा, अदरवाइज वो छोड़ देगा या फिर गलत करके आ जाएगा। जी हाँ, ब्लू घोस्ट। ब्लू घोस्ट बेसिकली एक लैंडर है। लैंडर लैंडर यानी कि जमीन पर लैंड करने वाला। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी अब सीधे सीधे आपको जानकारी देना चाहूँगा। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है फायर फ्लाई एयरो स्पेस। फायर फ्लाई एयरो स्पेस। एयरो स्पेस शब्द से आपको पता लग गया होगा कि ये जो कंपनी है इसका संबंध किस तरह के व्यवसाय से होगा। मैं यह जानबूझ करके व्यवसाय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एयरो स्पेस यानी कि कुछ न कुछ अंतरिक्ष से इसका संबंध है, अंतरिक्ष यान से इसका संबंध है। जी हाँ, तो ये जो ब्लू घोस्ट है ये इसी के द्वारा तैयार किया गया एक लैंडर है। और मज़ेदार बात यह है कि यह लैंडर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर गया। चलिए, सफलतापूर्वक उतर गया शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह है कि यह पहली ऐसी चंद्र यात्रा है जो बिना क्रैश किए हुए उतरी। बिना क्रैश किए हुए। नहीं तो जब भी कोई कंपनी या कोई देश चंद्रमा पर अपना अभियान भेजता था तो पहले तो उसका लैंडर क्रैश करता था। भारत के बारे में आप सोच करके देखिए। और बाद में अनुभव से सीख लेकर के फिर उसमें सफलता प्राप्त होती थी। ब्लू घोस्ट इस लैंडर का नाम है, राइट। अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी ने इसे छोड़ा है और इसका जो मकसद है इस मिशन का वो बहुत सिंपल सा है। आप जानते हैं कि काफ़ी समय से ये बात की जा रही है कि चंद्रमा पर बस्तियां बनाई जानी चाहिए, वहाँ लोग जाएं और बसें। और कुछ कुछ कंपनियों ने तो बाकायदे वहाँ प्लॉट बेचने तक शुरू कर दिए हैं। हास्यास्पद। तो दोस्तों, ये जो यान है या कह लीजिए जो लैंडर है, इसका उद्देश्य है कि वो चंद्रमा पर जो आवास की स्थितियां बन सकती हैं, वहाँ जो रिसोर्सेज हैं और वहाँ के जो क्लाइमेट है, उन सब के बारे में विधिवत तरीके से अध्ययन करे। एक बात यहाँ मैं आप सबसे और बताना चाहूँगा। ये जो लैंडर है जहाँ इसने लैंड किया है वह उत्तरी गोलार्ध के एक प्राचीन ज्वालामुखी के पास किया है। उत्तरी गोलार्ध, कभी कभी चूंकि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं इसलिए मैं ये दोहरा रहा हूँ। उत्तरी गोलार्ध में जो प्राचीन एक ज्वालामुखी है उसके पास इसने लैंड किया है। अब ये बाकायदे वहाँ अध्ययन करेगा। ये उम्मीद की जा रही है कि चूंकि सफलतापूर्वक ब्लू घोस्ट ने लैंड किया है तो अब जो एरोस्पेस से जुड़ी हुई प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें एक प्रतियोगिता आएगी और सब फटाफट 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 अपने अंतरिक्षयान वहाँ भेजने शुरू करेंगे, अपने अभियान शुरू करेंगे। और इससे स्वाभाविक तौर पर चंद्रमा के बारे में जो जानकारियाँ मिलनी चाहिए उनमें तेजी आएगी। फ्रेंड्स, एक सूचना है, AFIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे। और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा डिसीजन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास 6 याचिकाएं थी और उन याचिकाओं में ये कहा गया था कि कुछ राज्य जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं, जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, उनको न्यायिक सेवाओं में
रोजगार के अवसर से वंचित किया जा रहा है, यानी कि उनके लिए बाकायदे जिस आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए उस आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा रही है। आप जानते हैं कि बाकायदे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था है। मैंने जानबूझकर के इसका इस्तेमाल किया है कि सिविल सेवा परीक्षा में इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था है तो सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई करने के बाद क्या डिसीजन दिया होगा। मुझे लगता है कि आपने जो उत्तर सोचा है वो बिल्कुल अपने आप में सही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। आपने शायद यही उत्तर सोचा होगा। मैं जानबूझ करके देखिए इस तरह की बातें करता हूं क्योंकि मेरा जो मूल उद्देश्य है वह है आपकी क्षमताओं में वृद्धि करना, केवल इन्फॉर्मेशन देना नहीं। इन्फॉर्मेशन देना तो बहुत आसान काम होता है, मैं पढ़ पढ़ करके आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कोई विशेष महत्व वाला काम नहीं कर रहा हूं। इसलिए जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो प्लीज़ आप ये ना समझें कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, नॉट एट ऑल। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी खबरें होती हैं, उसमें से मुझे कटौतियां करनी पड़ती हैं कि मैं किन्हें लूँ और किन्हें छोड़ूँ। अगर मैं चाहूँ तो बाकायदे मैं उन खबरों को आप तक पहुँचा सकता हूँ बिना किसी विश्लेषण के। दोस्तों, ये जो पीठ थी उसने स्पष्ट रूप से कहा कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई अतिरिक्त कठिन शर्त नहीं लगाई जा सकती। आप अलग से शर्त नहीं लगा सकते, जैसे न्यूनतम 70% अंकों की बाध्यता हो। जुडिशरी सर्विस में ऐसा कुछ राज्यों में है। उनके पास 3 साल के वकालत का अनुभव हो। इस तरह की आप शर्तें नहीं लगा सकते। और पीठ ने साफ तौर पर कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में भाग लेने से वंचित करना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। सभी चयन की प्रक्रिया में उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे बिना बाधा के न्यायिक सेवाओं में शामिल हो सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। मैं आपके सामने एक छोटी सी घटना रखना चाहूँगा जिसका मैं चश्मदीद गवाह, मतलब ये नहीं कि मैंने गवाही दी है, जिसे मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। हमारे मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस ऑफिसर हैं, नाम है उनका गोपाल तिवारी, कुछ इसी तरह का नाम है, मैं अभी तुरंत भूल रहा हूँ। वो दिव्यांग हैं, बाधित, दृष्टि बाधित व्यक्ति हैं और उनकी बहुत अच्छी रैंक आई। सोचिए, मतलब जनरल कैटेगरी में उनकी बहुत अच्छी रैंक आई। उन्होंने आईएएस का प्रेफरेंस दिया था, उन्हें वो सर्विस नहीं दी गई, यह कह करके कि नहीं, आप दूसरी सेवा में भले ही जा सकते हैं लेकिन आईएएस जैसी सेवा आपके लिए सही नहीं होगी, आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो बाकायदे कोर्ट गए और कोर्ट से उन्हें इसी तरह का फैसला मिला और बाद में बाकायदे उन्हें आईएएस की सेवा मिली। तो ये लगभग उसी लाइन पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। दोस्तों, इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन है जो कुछ दिनों पहले आया था, उस पर भी हमें नज़र मार लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये डिसीजन शायद आपके ऐसे राइटिंग में आपकी कुछ मदद कर सकता है या मेंस में जो 4th पेपर होता है उसके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। कुछ लोगों ने ये याचिका दायर की थी कि ये जो उनके जो सीनियर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स को डांट फटकार लगाते हैं, और वो भी डांट फटकार सार्वजनिक तौर पर सबके सामने लगा देते हैं। तो यह बेसिकली गलत है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, बस थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट फटकार को इरादतन किया गया अपमान नहीं माना जा सकता, और यदि इस तरह की घटनाओं पर आपराधिक कार्यवाही की गई तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ तौर पर कहा कि जैसे गुस्से में आकर के थोड़ी बहुत मुंह से असभ्य शब्द निकल गए, अशिष्ट व्यवहार हो गया, तो केवल इसे ही भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत आदतन किया गया अपमान हम नहीं मान सकते।
तो मुझे लगता है कि मानवीय व्यवहार की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ समय से इस तरह के डिसीजंस आ रहे हैं और सच पूछे तो वो व्यवहार में भी आ गया है कि जो टीचर हैं वो स्कूल में बच्चों को डांट नहीं सकते, चाहे बच्चे कितनी भी बदमाशियां क्यों न करें। यहाँ तक कि माता पिता भी अपने बच्चों को नहीं डांट सकते हैं। उस संदर्भ में अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लें तो शायद मुझे लगता है कि ये ज़्यादा व्यावहारिक डिसीजन होगा और अपने व्यापक रूप में अधिक उपयोगी भी और व्यावहारिक भी हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।